कोरोना है कि चला गया, यह शंका बराबर सबों के मन में होती है और इसका कोई मानक जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। आज तारीख है 14 सितंबर 2023, दिन शुक्रवार। मैं डॉक्टर निशिंद्र किंजल हीलिंग ट्यून्स चैनल में आपसे मुखातिब हूँ। बहुत समय से कोरोना पर कोई बातचीत नहीं हो रही थी। मैंने आप लोगों से डायबिटीज़, साइलेंट किलर्स और बहुत सी बीमारियों के बारे में चर्चा की, लेकिन आज ये आवश्यकता आन पड़ी है कि हम थोड़ा सा कोरोना के बारे में भी बात करें। आपको याद होगा 2020 में और 21 में 2 वर्षों में कोरोना का एक तरह से कहर बन के टूट पड़ा था। हमारे विज्ञान के जगत को भी समझ में नहीं आया क्या हुआ। क्या हिंदुस्तान की बात करें, क्या अमेरिका की बात करें, क्या इंग्लैंड की बात करें, क्या यूरोपियन देशों की बात करें, कोई देश शायद ही अछूता रह गया था जिससे इस बीमारी से क्या नुकसान हुआ इसका तो उतना अंदाज़ा नहीं लगा। लेकिन इस बीमारी के बारे में जिस प्रकार से लोग परेशान हुए, डर गए और लोगों को इलाज के मामले में जो परेशानियां आई, आपने भी देखा किस प्रकार से लॉकडाउन हुआ, ट्रेनें तक बंद हो गई, हवाई जहाज़ उड़ने बंद हो गए, यातायात बंद हो गए और कभी कभी तो ऐसा भी लगने लगा था कि लगता था जैसे सारी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। खैर, उस हालात से ह्यूमैनिटी उबर पाई। इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा और लोगों का विश्वास। आज हम बिना समय गंवाए हम इस पर बात करना चाहेंगे कि कोरोना जो आया था, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया था, वो कहाँ चला गया या नहीं गया, तो क्या ये हमारे आसपास अभी भी है? यदि है तो किस रूप में है, हमें क्या करना चाहिए और भविष्य में क्या आशंकाएं हैं और क्या सावधानी रखनी चाहिए। हम इन सभी विषयों पर थोड़े थोड़े करके बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो कोविड-19 हुआ था, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, जैसा कि वायरस के बारे में अब तक आप लोग जान चुके हैं कि वायरस समय समय पर अपने स्वरूप को बदलता रहता है। कोई भी जीव हो, वह चाहता है कि हम लंबे समय तक जीवित रहें और उसके आने वाली संतति या उसके जनरेशन वो भी जीवित रहें। यह एक नेचुरल टेंडेंसी होती है सभी जीवों में, चाहे वो वायरस हो या वो बैक्टीरिया हो या फंगस हो या कोई मनुष्य ही क्यों ना हो। तो वायरस भी सबसे छोटे आकार के सूक्ष्म जीवी हैं या कह लें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जब कोई कीटाणु को ख़त्म करने की दवा ईजाद कर ली जाती है तो वह कीटाणु सोचने लगता है कि कैसे इससे बचा जाए, या समझे कि कोई हथियार चल रहा है। हथियार क्या है? वो हथियार वैक्सीन हो सकता है, वो हथियार एंटीवायरल दवा हो सकती है और बाकी जो भी उपचार के माध्यम हैं वो सब हथियार के रूप में है। तो ये जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जीव हैं या माइक्रोबियल्स हैं, ये प्रयास करते हैं अपने इर्द गिर्द एक ढाल बनाने का, ताकि वो इसके ऊपर असर नहीं करे, वो हथियार इस पर असर नहीं करे। इस हथियार को बेअसर करने के लिए इनके पास एक तरीका होता है जिसे कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि इनके अंदर की जो जेनेटिक बनावट होती है, आप उसे डीएनए कह सकते हैं, उसे आरएनए कह सकते हैं। तो ये डीएनए हुआ या आरएनए हुआ, उसमें कुछ लोकेशंस पे चेंजेस कर लेते हैं। अमीनो एसिड्स के कुछ सेट या कुछ जगह पे चेंज करके ऐसा वो आकार बना लेते हैं ताकि जो हथियार है वो इस पर निष्प्रभावी हो जाए। तो वायरस को 2 चीज़ चाहिए होता है। एक तो ये जब तक किसी के शरीर में प्रवेश न करे, ये बाहर में ऐसे ही पड़ा रहता है। तो यह खोजता है
कि कोई जीवित सेल मिले, कोशिका मिले जिसके अंदर घुसे, और वहाँ घुसने के बाद फिर फटाफट उसकी फैक्ट्री का इस्तेमाल किया, उसके खाने पीने, उसकी फैक्ट्री का, उसके सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य के शरीर में कैसे घुसे, मनुष्य हो या वो कोई प्लांट हो या कोई दूसरा जीव हो, तो वायरस खोजता है कि हम पहले घुसे कैसे। जैसे होता है ना, कोई डाकू या चोर सोचता है कैसे घुसना है, और घुसने के बाद वहीं घर बना के बैठ जाता है और उनके किचन से जो भोजन बन रहा है उसमें से ही अपना हिस्सा ले लेता है, उनके यहाँ रहने की व्यवस्था कर लेता है, उनके यहाँ टहलने की व्यवस्था कर लेता है, उनकी गाड़ी पर घूमता रहता है। तो मूवमेंट भी उनके, सिर्फ इसको है कि बस घुसना कैसे है, एंट्री कैसे मिलनी चाहिए। तो एंट्री के लिए इसके वायरस के ऊपर में एक स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, जिससे आप कह लें कि वो सामने में ना वो डंठल सी चीज़ें बनी होती हैं और उसके माध्यम से कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है। तो बहुत से जो हम वैक्सीन जब लेते हैं तो शरीर में हमारे प्रतिरोध के लिए एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, या एक बार इन्फेक्शन हो गया यदि किसी वायरस का तो भी शरीर में एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं और कई दफ़ा वो मेमोरी में रह जाती हैं। उस समय तो नहीं बना, लेकिन मेमोरी में रह जाती कि अगली दफ़ा आओगे तो ये सेना निकल के आपका सामना करेगी, और ये सेना होती है एंटीबॉडीज़। तो अब के जो वायरस ने अपने, ये बराबर होता है कि वायरस अपने अंदर में कुछ परिवर्तन करते हैं जिन्हें म्यूटेशन कहते हैं, और म्यूटेशन के बाद ये अपने कभी स्पाइक प्रोटीन में, कभी अपने कवर में, कभी अंदर के जो आरएनए और डीएनए में है, तो इन सभी चीज़ों में अलग अलग ढंग से परिवर्तन करके ऐसा बनाते हैं कि एक तो जीवित कोशिका में घुसना इनका आसान हो जाए, और जब अंदर पहुंच जाए, एंट्री इनको मिल जाए, तो फिर अंदर जाने पर वहाँ जो एंटीबॉडीज़ घूम रहे हैं, जो वहाँ जो सैनिक घूम रहे हैं, उन सैनिक को कैसे गच्चा दे सके। वो सैनिक को समझ भी नहीं आया कि दुश्मन आके अंदर पड़ा हुआ है। तो वो सैनिक की जो दूरबीन है, जो उनकी जो खोजने की और सूंघने की प्रवृत्ति है, उसको ये गच्चा दे जाते हैं। यही वायरस करते हैं, और इसी कारण से वायरस अरसे अरसे तक रहते हैं और नए नए वायरस के रूप सामने आते रहते हैं। करीब करीब ऐसा ही कोरोना वायरस के साथ हुआ है। आपको याद होगा एक डेल्टा वायरस आया था 2021 के समय, जिसे कुछ लोगों ने इंडियन स्ट्रेन भी कहा था, जो कि उचित नहीं था। पहले बार वो भारत में मिला था तो उससे लोगों ने इंडियन स्ट्रेन भी कहा, इसका विरोध हुआ, फिर उसको डेल्टा वायरस ही कहा। ओमिक्रॉन आपको याद होगा। तो ये जो ओमिक्रॉन आया था वो अब जा चुका है, जो ओमिक्रॉन आया था वो चला गया, लेकिन वो चला नहीं गया, उसके संतानें हैं म्यूटेशंस के साथ। उसमें कई प्रकार के म्यूटेशंस हुए, कुछ म्यूटेशंस अमेरिका में पाए गए, कोई किसी देश में, कोई किसी देश में पाया गया। 3 खास प्रकार के म्यूटेशन हुए। एक था EG.5, जिसे एरिस कहा गया, ERIS, एरिस। तो एरिस कहा गया। तो ये जब अमेरिका में होना शुरू हुआ तो करीबन 21.5% कोरोना के केस पिछले साल दिसंबर के बाद की बात चल रही है, मतलब 2023 में आने पर ये मिला। फिर XBB.1.5 एक वेरिएशन मिला, इसका नाम रखा गया क्राकेन, KRAKEN, क्राकेन। एक वैज्ञानिक ने नाम रख दिया। क्राकेन का मतलब होता है कि सी मॉन्स्टर, समुद्री विशालकाय जानवर। इतना घबराहट लगी लोगों को कि इसका नाम, ये हाल की बात है, अभी साल नहीं बीता, तो इसका नाम क्राकेन रख दिया गया। और तीसरा वैरायटी हुआ XBB.1.16। तो 3 वैरायटी आ गई, एरिस, क्राकेन और XBB.1.16। ये तीनों वैरायटी आ गई। वैज्ञानिकों ने शोध करना शुरू किया, केसेस बढ़ने लगे, लेकिन इस दफ़ा पाया गया कि केसेस बहुत सीरियस नहीं हो रहे। वायरस में इन्फेक्शन करने की क्षमता बढ़ गई, जीवित शरीर में एंट्री करने की क्षमता बढ़ गई, मतलब कि संक्रमण की क्षमता बढ़ गई, लेकिन खतरा उतना इस दफ़ा नहीं था। आज इसलिए आपसे बात करने की ज़रूरत पड़ गई
कि एक नया वेरिएंट और आया है जिसका नाम है BA.2.86, BA.2.86 पायरोला या पिरोला कहते हैं, PIROLA, पिरोला। तो ये इसमें करीबन जो ओमिक्रॉन था उसमें से 30 से लेके 35 तक म्यूटेशंस हुए, मतलब 30 से 35 जगह पर उसमें चेंजेस आए और उन चेंजेस के साथ ये सामने आकर खड़ा हो गया। अभी पिछले हफ्ते तक पूरी दुनिया में करीबन 11 देशों में इसके इन्फेक्शन के प्रमाण आ चुके हैं। अभी से एक हफ्ता पहले, मतलब 7 सितंबर तक। और पाया गया कि इसमें नया इन्फेक्शन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले से ज़्यादा हम लोग तैयार हैं और ये जो वेरिएंट है, ये जो प्रजाति है उसकी, इस प्रजाति में बहुत सीरियस बीमारी करने की क्षमता कम है। हॉस्पिटलाइजेशन कम होते हैं, लेकिन बीमारी हो रही है। आप कहेंगे कि तो फिर आज इसकी बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि जैसे मैं मरीज़ देखता हूँ, ऐसे और भी डॉक्टर मित्र लोग हमारे हैं, कलीग्स हैं, देखते हैं। तो हमने पिछले 1 महीने में महसूस किया है कि ऐसे बहुत से मरीज़ हमारे पास आए हैं जिनमें कई प्रकार के सिम्टम, कई प्रकार के लक्षण आए। जैसे किसी में बुखार है, किसी में बुखार नहीं है, मतलब टेम्परेचर 99 या 99 से नीचे ही है, बुखार नहीं हुआ, कुछ लोगों में हुआ। किसी में सूखी खांसी है, बस सूखी खांसी या कफ में कुछ निकल नहीं रहा। कई लोगों में ऐसा हुआ कि न तो खांसी हुआ न बुखार हुआ, सिर्फ उनके गले में खराश लगती है, लगता है गले में कुछ फंसा हुआ है, दिन भर खांसते रहते हैं, कुछ निकलता भी नहीं, अंदर से कफ भी नहीं आता। कुछ लोग ऐसे मिले जिन्हें लगा कि पहले से सब ठीक ठाक चल रहा था, पूछने पर पता चला कि उन्होंने कहा कि या तो हमारा कुछ सूंघने की शक्ति कुछ पहले से बदल गई है या टेस्ट बदल गया है। अचानक से पिछले 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में बहुत से मरीज ऐसे मिले जो कहते हैं कि हमें और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ काम करने का कुछ मन नहीं करता। इच्छा होती है कि बस सोए रहें, बैठे रहें, कुछ करने की शक्ति नहीं लगती अंदर से, बस लगता है कि बस सोते रहे। शरीर अचानक से कमज़ोर हो गया है। कुछ लोग आते हैं, बताते हैं कि उन्हें लूज मोशन होना शुरू हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि भूख नहीं लग रही। कुछ लोग ऐसे भी आए जिनके सामने यह था कि शरीर में कभी कमर में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कंधे में है, पैरों में दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आता क्या करें। ये सारे लक्षण जो मैंने अभी आपके सामने रखे, ये सारे लक्षण अभी वाले जो कोरोना के इन्फेक्शन हैं इसमें आ रहे हैं। और चूंकि अभी ये सीरियस नेचर में नहीं है, तो कोरोना के जांच भी आजकल नहीं हुआ। ये मैंडेटरी भी नहीं है कि आप हर मरीज का कोरोना का जांच कराएं। और ये भी नहीं कह सकते कि ये सारे लक्षण कोरोना के ही कारण हैं। आजकल अखबारों में डेंगू का, जो डेंगू फीवर होता है, कुछ लोग इसे डेंगी भी कहते हैं, तो डेंगू फीवर के बारे में भी रोज़ अखबारों में निकलता है कि बहुत फैल रहा है, मच्छरों से बचाव जरूरी है। चाहे वो डेंगू फीवर हो या कोरोना का बुखार हो, सच माने तो कोई भी वायरल फीवर हो या वायरल इन्फेक्शन हो, हमारे पास इलाज के ज़्यादा साधन नहीं है। जब कोविड-19 था, कोरोना का इन्फेक्शन था, उस समय भी कोई स्टैंडर्ड इलाज सामने निकल कर नहीं आया था कि ये दवा दे दो, कोरोना वायरस को आप इससे ख़त्म कर देंगे। ऐसा कोई इलाज नहीं आया था। जितने तरह के अस्पताल थे, जितने वैज्ञानिक लोग शोध में लगे थे, तरह तरह की चीज़ें आई, कुछ WHO की तरफ से, फिर ICMR से, फिर CDC से। जो डॉक्टरों को लगा कि मुनासिब है, उन सब का इस्तेमाल किया गया ताकि मरीज़ जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए। तो अभी के तारीख में जो दिक्कत आ रही है वो ये है
कि ये जो जितनी मैंने जो लक्षण जो हमने बताए, ये लक्षण मरीजों में आते हैं। सामान्यतः जो वायरल इन्फेक्शन या वायरल फीवर हुआ करता था, वो कोई 2 दिन से लेकर 5 दिन के अंदर में वो वायरल इन्फेक्शन सेटल हो जाता था, मरीज़ ठीक होकर अपने काम में लग जाता था। अभी क्या हो रहा है कि ये चीज़ कोई 10 से 14 दिन, 15 दिन तक, 2 हफ्ते तक जा रहा है। दिक्कत ये आ रही कि यदि एक तो लोग इस बात को जल्दी समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा है, वो जल्दी से चाहते हैं फटाफट ये एंटीबायोटिक ले लें, वो एंटीबायोटिक लें, इंजेक्शन ले लें। कई दफ़ा हमारे पास आने के पहले उन लोगों ने 1-2 डोज कोई जो हेवी एंटीबायोटिक का इंजेक्शन ले लिया होता है, बड़े बड़े जांच करा लेते हैं और वो जांच में जो लिखा था उस हिसाब से अपने दिमाग में बहुत सी योजना बना लेते हैं बीमारी के बारे में। जबकि सच पूछें तो उन्हें ना तो बहुत ज़्यादा जांच की ज़रूरत होती है और नहीं बहुत हेवी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। एंटीबायोटिक्स तो वैसे भी बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज मैं यही बात करना चाहता था कि कोरोना जो वायरस का इन्फेक्शन था वो गया ज़रूर, पिछले अवतार से वो चला गया, लेकिन उसके जो आगे की जो संतति है, उसकी संतानें हैं, वो समाज में है और वो आसानी से इन्फेक्शन करने की स्थिति में है और शायद कर भी रही हैं। रिपोर्टिंग जब तक होती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि जब तक समझे तब तक ये कम्युनिटी में काफ़ी स्प्रेड हो चुका रहता है। अच्छी बात है कि इस बार का ये जो इन्फेक्शन है ये गंभीरता लिए हुए नहीं है, ज़्यादा गंभीर नहीं है। तो फिर कहेंगे कि ज़्यादा गंभीर नहीं, फिर बात क्यों कर रहे हैं? बात इसलिए करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम हाई रिस्क पेशेंट कहते हैं। हाई रिस्क का मतलब हुआ, कोरोना का जब जो भयावह जो काल बीता था, उस समय भी इन्हीं लोगों में ज़्यादा कठिनाइयाँ आई। चूँकि हम तैयार नहीं थे, इसलिए घबराहट पूरे दुनिया में ज़्यादा थी और संक्रमण भी था, और साथ में वो जो सीरियसनेस था, वायरुलेंस बहुत ज़्यादा था उस बार। तो ये जो हाई रिस्क पेशेंट्स कौन हैं, जिन्हें विशेष ध्यान देना है, जिनके अंदर में प्रतिरोध क्षमता कम है, जिनके अंदर में बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। सामान्य तौर पर जो ऐसे लोग जिनका वज़न सामान्य से ज़्यादा है, ये उस समय भी बताया गया था। वैसे लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है, वे लोग जिन्हें डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी है, वैसे लोग जिन्हें हार्ट की कुछ खास बीमारी है, या जो लोग लगातार स्टेरॉयड का सेवन कर रहे हैं, ओरल स्टेरॉयड, दमा मीन्स आस्थमा में जो इन्हेलर लेते हैं, वैसे लोगों में उतना खतरा नहीं है। लेकिन जो लोग टैबलेट के फॉर्म में स्टेरॉयड लेते रहते हैं अलग अलग बीमारियों के कारण, वैसे लोग जिनमें ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इन लोगों के अंदर में खतरा रहता है कि इनमें इन्फेक्शन आसानी से चला जाए। और चलिए, वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन जब हुआ तो कहीं ना कहीं ये प्रतिरोध क्षमता को और कम कर देता है, तब सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या कई दफ़ा कोई ऐसी बीमारी है जो शरीर के अंदर में पहले से बैठी हुई है, लेटेंट अवस्था या हिंदी में कहते हैं सुषुप्त अवस्था में, वो बीमारी जागृत हो जाती है। जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, शरीर में वो आराम से वो कीटाणु किसी कोने में बैठा हुआ है, बहुतों के अंदर में रहता है, पूरी ज़िंदगी रहता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये वायरस का इन्फेक्शन आया, उस समय शरीर को इससे लड़ाई करने में या इससे जो अनियमितता आ रही है उससे लड़ने में लगा हुआ है। टीबी का जो कीटाणु अंदर बैठा हुआ, तो उसने कहा वाह बड़ा मज़ा आ गया, सारे सैनिक दूसरी तरफ व्यस्त हैं, चलो हम अब निकल के दंगा फसाद करते हैं शरीर के अंदर में। तो ये टीबी ये करने लगता है। कई दफ़ा आप देखेंगे कि एक वेरिसेला जोस्टर, शिंगल्स कहते हैं, ऐसे गांव देहात में कहा जाए तो कहते हैं कि मकड़ा चाट गया। छाती पर देखेंगे वो
दाने दाने से बन जाते हैं या फफोले से उठ जाते हैं अचानक से, दाहिने साइड बाएं साइड कई दफ़ा चेहरे के ऊपर आ जाता है। इसे वेरिसोलर जोस्टर कहते हैं या हर्पीस जोस्टर कहते हैं। ये अंदर में दबा होती है, ये एक तरह से समझे कि जो चिकन पॉक्स होता है उसका ये कज़न ब्रदर है, उसका संबंधी है। तो अंदर में पड़ा हुआ था, मान लें किसी को डायबिटीज़ है और साथ में ये इन्फेक्शन आ गया कोरोना वाला, अब इसकी प्रतिरोध क्षमता और कम हो गई। ये समय जिस समय टीबी कहता है कि यार हमारे तो मज़े आ गए, तो जो चिकन पॉक्स का भाई ये भी कहता है हमारे भी बड़े मज़े आ गए, मैं तो ऐसे सोया हुआ था, चलो मज़ा मिल गया, अब चलते हैं कबड्डी खेलते हैं। अब वो निकल के वहाँ दंगा फसाद शरीर में करने लगता है। तो मरीज़ सामने आते हैं, वो लेकर कहते हैं डॉक्टर साहब ये मकड़ा चाट गया। अब उनको वो वेरिसेला जोस्टर का इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, कईयों में टीबी हो गया। तो खतरा यहाँ पर है। कहने का मतलब कि यदि जितने सिम्टम्स या जो लक्षण हमने बताए हैं, पहली बात तो समझ लें कि सिर्फ कोरोना ही नहीं और भी बहुत प्रकार के ऐसे वायरस हैं जो शायद हम लोगों ने उनके बारे में उतनी जानकारी नहीं हासिल की है। किसी दिन पता चला कि ये वाला वायरस भी इन्फेक्शन करने लग गया। ऐसे करीबन हम लोगों की जानकारी में 250 से 200 वायरस हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में, जो लेटेस्ट टेक्स्ट बुक में इसकी जानकारी दी गई है। ये कभी भी खतरनाक रूप रख के हमारे सामने आ सकते हैं। कोरोना के बारे में आज से 5-6 साल पहले की पुस्तक में आप देखें, कुछ नहीं, बस सिंपल 4-5 लाइन दे रखा है जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें। कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये इतने लाखों लोग की जान ले लेगा। तो ऐसे बहुत से वायरस हैं जिसके बारे में हमारे ग्रंथ हैं उनमें इनकी चर्चा है। अब कौन सा वायरस क्या रूप लेकर कब हमारे सामने आएगा ये हम नहीं बता सकते, और कौन सा वैक्सीन कितना असरकार होगा, कब बनेगा, ये भी हम नहीं बता सकते। तो प्रश्न उठता है फिर हम करें क्या? करने के लिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, पहली चीज़, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के जो मेडिकल गाइडलाइंस होते हैं या हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ की तरफ से जो गाइडलाइंस होते हैं वो काफ़ी शोध के बाद, और जो बिल्कुल इंटरनेशनल और नेशनल जो हमारे वैज्ञानिक और चिकित्सक हैं, ये लोग पूरा शोध करके काफ़ी डिस्कशन करके तब वो सामने गाइडलाइंस को लाते हैं, और वो तब वो समाज के लिए उसको सामने लाते हैं कि भाई आपको वैक्सीन लेना चाहिए या ये दवा लेनी चाहिए। तो पहली बात कि जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो जानकारियाँ आती हों उनको गंभीरता से लेना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, कोई बीमारी यदि पहले से है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, या अस्थमा है, या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, जो भी बीमारी है, तो उसका समुचित इलाज करके उसे नियंत्रण में रखने का ज़रूर प्रयास करें। तीसरी चीज़, नियमित शारीरिक व्यायाम अवश्य करना चाहिए, उससे आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। चौथी चीज़ कि जो एक बेसिक हाइजीन होता है, जैसे जब लगे कि फीवर हो जाए या तबीयत नहीं अच्छी है तो कोशिश करना चाहिए कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाए, क्योंकि जाने से आपकी बीमारी दूसरों को लग सकती है, और आप कमज़ोर हैं तो हो सकता है दूसरे की कोई गंभीर बीमारी आपको लग जाए। तो ये दोनों तरफ से नुकसान हो सकता है, आपके द्वारा दूसरे को मिले और दूसरे की बीमारी आपको लग जाए। इसलिए जब लगे कि तबीयत अच्छी नहीं है तो कोशिश करना चाहिए, डॉक्टर तक तो जाना मजबूरी है, लेकिन जहाँ तक संभव हो घर में रहें, खुली और हवादार कमरे में रहना चाहिए, जिसमें सीलन लगी हो, जो जहाँ फफूंद लगे हों, चाहे जहाँ अच्छी हवा नहीं आती हो, धूप नहीं आती हो, वैसी जगह पर नहीं रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा देर मीठी धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। फिर जो मास्क, यदि भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं, यदि लगे कि हाँ अस्पताल जा रहे हैं या जहाँ कुछ शंका हो कि यहाँ मरीज मिल सकते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि मास्क लगा के जाएं, इसमें कुछ लगता नहीं है। तीसरी चीज़, जब भी बाहर से आएँ तो हाथों को अच्छे से धो लें और उसके बाद ही खाना खाना चाहिए। सफाई बरतें, जो स्वच्छता बरतें, और अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। और जो जहाँ मच्छरों के ब्रीडिंग के जो जगह होते हैं उनको नष्ट करना चाहिए, पानी को जमा होने वाली जगहों को ख़त्म कर देना चाहिए।
तो दोस्तों, आज हमने एक कोरोना के बारे में और वायरस के बारे में थोड़ी सी व्यावहारिक जानकारी आज ली। मैं निश्चित रूप से शीघ्र ही आपको वैक्सीन्स के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा। बहुत से लोगों के दिमाग में बात आ रही थी कि ये कोरोना का वैक्सीन या कोरोना के बारे में शंकाएं आ रही थी। कुछ लोग कहते थे कि सचमुच में इन्फेक्शन आया, कुछ लोग कहते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी है। अब क्या है नहीं है, हम लोग तो वही जानते हैं जो WHO या जो मानक संस्थाएं सामने लाती हैं वही जानते हैं। लेकिन क्या कुछ चल रहा है अभी, उसके बारे में मैं अगले एपिसोड में आपसे बात करूंगा। यदि आपको आज का वीडियो लगा हो, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और इस हीलिंग ट्यून्स चैनल पर हम इस प्रकार की चीज़ें लेकर आपके सामने आते हैं जिससे आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य दोनों को फ़ायदा पहुंचे। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।